खबर दमदार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में अब से कुछ ही देर बाद यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। बैठक में यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चर्चा की जाएगी। तो सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और इसी विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। बीजेपी कोर ग्रुप की ये अहम बैठक अब से कुछ ही देर में होने वाली है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनामिका, अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। खासतौर पे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इसी बैठक के लिए लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ पहुंच चुके हैं वो और पार्टी मुख्यालय पर उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा जिस तरीके से यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद है और धर्मेंद्र प्रधान लगातार पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अब बहुत जल्द पार्टी पूरी प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं निकालने की तैयारी कर रही है। कुल 4 यात्राएं होंगी जो 15 दिसंबर के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में निकलने वाली है। तो उन कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या होगी उसको लेकर भी बातचीत होगी। साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर, टिकटों को लेकर भी मंथन की गुंजाइश यहाँ पे जताई जा रही है। इसके अलावा ये भी बता दूं आपको कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि लखनऊ में मौजूद है वो कल भी दिन भर बैठकें करने वाले हैं। यानी कि 2022 के चुनाव को लेकर समीकरण साधने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा आज से लेकर कल तक बैठकों का मंथन चलता रहेगा और इस मंथन के जरिए प्रयास होगा 2022 के लक्ष्य को साधने का। बहुत शुक्रिया अनामिका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी बता रही थी कि अब से कुछ ही देर में ये बैठक होगी और बैठक में क्या आगे की रूपरेखा होगी विधानसभा चुनाव को लेकर, इसको चर्चा की जाएगी इसको लेकर। और अब आपको सीएम योगी के पूरे दिन के कार्यक्रम की 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे लखनऊ की। सीएम यहां पर नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह में पहुंचे, जहां सीएम ने शताब्दी स्तंभ का अनावरण करने के साथ ही चिड़ियाघर के 4 शावकों के नाम भी रखा है। चिड़ियाघर के शताब्दी वर्ष के मौके पर सीएम ने डाक टिकट भी जारी करने के साथ ही बच्चों को भी सम्मानित किया और इससे पहले सीएम कुशीनगर में रहे। यहां सीएम ने 2500 से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह में आशीर्वाद दिया। वहीं इससे पहले गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के भी निर्देश दिए। आज ये तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। हम लोगों ने तय किया है हर श्रमिक को, प्रवासी हो या निवासी हो, उसे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर श्रमिक को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और यही नहीं, हम श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय, और इन आवासीय विद्यालयों में इन श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। और इसके बाद सीएम योगी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह में पहुंचे, जहां सीएम ने शताब्दी स्तंभ का अनावरण करने के साथ ही चिड़ियाघर के बाघों और तेंदुए का नामकरण भी किया। सीएम ने बाघों का नाम शेर खान, सिम्बा और मादा बाघ का नाम साक्षी रखा। इसके साथ ही नर तेंदुआ का नाम तेजस और मादा का नाम भवानी रखा। इसके साथ ही सीएम ने डाक टिकट जारी करने के साथ बच्चों को सम्मानित करने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और वन विभाग के कार्यों की भी सराहना की। नजदीक से देखा कि कोई भी वन्य जीव मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बशर्ते अगर मनुष्य से उसको स्वयं खतरा न हो तो वह कोई संकट पैदा नहीं करता है। हम सबको इस व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। लखनऊ प्राणी उद्यान को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बननी चाहिए। यहां से जुड़े हुए उन सभी स्मरणीय क्षणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है
जो आने वाले समय के लिए भी एक प्रेरणादायी बन पाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा बन पाएगा। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद भी बिल को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनि मत से उच्च सदन से भी बिल पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 3 कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। वहीं एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एमएसपी पर तत्काल कानून बनाने की मांग की। विपक्षी नेताओं के हंगामे के मद्देनजर दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं बिल वापसी के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ है और सरकार ने पिछले 7 सालों में कृषि को बढ़ावा दिया है। प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। 6,850 करोड़ रुपया सरकार उस पर खर्च करने वाली है। ये एफपीओ बनने के बाद इसके माध्यम से निश्चित रूप से खेती और किसानी में बहुत परिवर्तन आने वाला है। ऑयल पाम की योजना भी भारत सरकार इस वर्ष लेके आई है। इस पर 11,000 करोड़ से अधिक राशि हम खर्च करने वाले हैं। इससे निश्चित रूप से खाद्य तेलों पर जो हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है वह भी कम होगी। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। वहीं विपक्ष ने सरकार पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है। कानून एक बीमारी थे, वो खत्म हो गए। किसानों के जो दूसरे मसले हैं वो ऐसा कैसा ही है, वो 1.5 साल लेट हुई है शुरू, उन पर भी बातचीत अब हो जाए। जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। चलिए अब बात करते हैं भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और उसके मुताबिक अब ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका समेत ज्यादा जोखिम वाले 12 देशों से आने वाले हर यात्री को 7 दिन के होम क्वारंटीन में रखा जाएगा और इन देशों से आने वाले यात्रियों की हवाई अड्डे पर RT-PCR जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें वहीं इंतजार करना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही इन लोगों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन रहना होगा। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने वाले यात्रियों के नमूने को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजा जाएगा और ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से लागू होंगे। इसी बीच यूपी के कानपुर में पुराने वेरिएंट के 6 नए मामले सामने आए। हालांकि वो अभी होम आइसोलेशन में है। वहीं मथुरा में 3 विदेशियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना के पुराने वेरिएंट के बढ़ने से सरकार जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी अस्पतालों में कोविड की सुविधाओं को जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसी कड़ी में लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपात बैठक हुई है। बैठक में विदेश से आने वाली फ्लाइट पर विशेष नजर रखने के भी आदेश दिए गए हैं।
प्रदेश में कोरोना के केस मिलने से सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग कोविड अस्पतालों को एक बार फिर सतर्क कर दिया गया है। कोरोना के बदले रूप को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में तैयारी पूरी है। अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटा जाएगा। ये केंद्र सरकार और सभी राज्यों को बताया भी गया और हमने अपने जनपद के अंदर सभी सीएमओस को बता दिया है कि टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर 10% टेस्टिंग, इंटरनल ट्रैवल पर आपका अंतर प्रदेश के ट्रैवल के अंदर भी 10% का थर्मो स्क्रीनिंग करने के बाद अगर कहीं किसी का लगता है तो उनको RT-PCR या RAT टेस्ट कराने का ये गाइडलाइन हम लोगों ने दे भी दिया है। तो इस तरह से हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जितना भी हो पाएगा टेस्टिंग करेंगे। इस बीच वैक्सीनेशन में यूपी का नया रिकॉर्ड बना लिया है और प्रदेश में 16 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसकी जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस उपलब्धि का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। इसके साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। तो वैक्सीनेशन में यूपी का नया रिकॉर्ड बना है और ये बात आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात की जो उपलब्धि है, इस बात की जो श्रेय है वो पीएम मोदी को उन्होंने दिया है और इसके साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं ली है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, वो हम आपको बता दें। उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं कि जीवन और जीविका को सुरक्षित करते हुए यूपी 16 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके में एक नया रिकॉर्ड बनाया, देश का पहला राज्य बन गया है और कर्तव्यनिष्ठ स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत को समर्पित है। और ब्रेक के बाद बात करते हैं अंबेडकर नगर में युवक की हत्या के बाद हत्यारों ने खुद को मकान में कैद कर लिया, फिर भीड़ और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर पुलिस और हत्यारों में काफी देर तक मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 हत्यारों के पैर में गोली लगी। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपियों और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उनका ज़मीनी विवाद था और आज किसी बात को लेकर के वो विवाद में ट्रिगर ऑफ हुआ, जिसको लेकर के राजेंद्र यादव के घर वालों ने फावड़े से अंकित यादव को अपने घर के सामने अटैक करके उसे मार डाला। अंकित यादव के परिवारीजनों ने भी आकर के यहाँ हंगामा किया और उनके द्वारा पथराव भी किया गया। जो एसिलेंट्स थे, जो मारने वाले थे, उन्होंने अपना शटर बंद करके वो अपने घर में छुप गए। उनका घर फर्स्ट फ्लोर पे है और राजेंद्र यादव जो जिसने हमला किया था, जिसने मारा था, उसके पास एक नाल की लाइसेंसी बंदूक भी बताई जा रही है, जिससे उसने पुलिस के आने पर पुलिस पार्टी पे और पब्लिक पे फायर किया और फिर पुलिस ने धैर्य रखते हुए उसके घर से उसको निकाला। जवाबी फायर में राजेंद्र यादव और उसका बेटा दोनों घायल हुए, उनके पैरों में गोली लगी है। और अब आपको यूपी टीईटी से जुड़ा आज का अपडेट बताते हैं। आज इस मामले में लखनऊ से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद राजधानी में 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं अलग अलग जिलों से अभी तक 30 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम है, जिसमें एसटीएफ बड़ा खुलासा कर सकती है। टीईटी पेपर लीक मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये कॉकस सिर्फ नहीं फैला हुआ था, बल्कि जब एसटीएफ ने छापेमारी करनी शुरू की तो पता चला कि बिहार से भी बहुत सारे सरगना इस पूरे पेपर लीक मामले में जुड़े हुए थे। अब तक उत्तर प्रदेश से 29 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। माना जा रहा है कई सारे सरकारी कर्मचारी भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। यही नहीं, सचिवालय में काम करने वाले कुछ लोगों में भी शक की सुई जा रही है। एसटीएफ लगातार पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और माना जा रहा है कि अगले से 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। नोएडा पुलिस ने ठगी की एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। दिल्ली से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 36 मोबाइल समेत 3,50,000 कैश बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाते थे। आरोपियों पर रिटायर्ड सैन्यकर्मी की पत्नी से 27 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। नोएडा पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी नाइजीरिया के रहने वाले हैं, जो करीब 7 साल पहले मेडिकल वीजा पर भारत आए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। फॉरेन नेशनल्स के द्वारा किया जा रहा फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया गया है। बेसिकली ये फॉरेन नेशनल्स 4 हैं जो अरेस्ट हुए हैं, नाइजीरियन मूल के लोग हैं
और ये लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे थे। ये बेसिकली सोशल मीडिया पे सोशल साइट्स पे जाकर लोगों के साथ फ्रेंडली होते थे और उसके बाद उनको गिफ्ट देने के नाम पे, और वो गिफ्ट यहाँ कस्टम्स में फंसा होने के नाम पर उसको रिलीज़ कराने के लिए पैसे लेते थे इनसे और उसके बाद उनके साथ फ्रॉड करते थे। और अब एक इस बुलेटिन में फिलहाल